बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो ये टैक्स का पेमेंट कैसे करना है कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन देख के आए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर कोई गुड्स का सेल या सर्विसेज का सेल किया होगा, तो वो गुड्स और सर्विसेज के सेल पे अब आपको जीएसटी भरना है। तो टैक्स मतलब यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है जो आपके सप्लाई पे आ रही, ईदर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ, तो उसके ऊपर जो आपकी लाइबिलिटी आएगी, है ना, जैसे मैंने कोई आपको सर्विस सप्लाई की, तो वो सर्विसेज के लिए मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, है ना। मैंने आपसे मान के चलो ये लेक्चर बेचने के 10,000 रुपए लिए, 10,000, राइट। वैसे तो एक्चुअली लेता नहीं हूँ 10,000, लेकिन लिए मान के चलो, है ना। तो वो 10,000 जो मैं आपसे लूंगा, वो 10,000 के ऊपर मैं आपसे जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा। या आप कोई शॉप में जाते हो, मोबाइल परचेस किया, सामने वाले ने आपको मोबाइल बेचा, आपसे पैसे लिए, वो बिल में 50,000 रुपए का मोबाइल प्लस जीएसटी ले लिया, 50,000 मोबाइल प्लस जीएसटी। तो ये जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया, इस जीएसटी को कहते हैं गाइस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, है ना। क्योंकि वो मोबाइल वाले के एंगल से सोचो, आप उसके एंगल से सोचो, उसके लिए जो मोबाइल के 50,000 रुपीज उसको मिले, वो उसके खुद के है, वो 50,000 रुपए उसके खुद के। बट ये जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया आपसे, जो जीएसटी आपसे उसने लिया, वो उसको गवर्नमेंट को भरना है, बराबर। वो आपने आपसे लिया उसने, और वो किसको भरने वाला है? गवर्नमेंट को। तो उसके लिए वो एक लाइबिलिटी है ना, जो आपसे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को भरना है। तो उसके लिए वो क्या है? लाइबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो जो उसने आउटपुट सप्लाई किया, जो मोबाइल मतलब आउटपुट सप्लाई किया, उस सप्लाई के ऊपर उसे लाइबिलिटी भरना है, गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है। हेंस दैट लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो जो भी पर्सन सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज का, उसे ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भरना पड़ता है। ये अपन बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज करने के एंगल से आपको वापस एक बार बता दी। तो देखो, सबसे पहली डेफिनेशन है रेलेवेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब देखो, जैसे ही आप जीएसटी का पोर्टल खोलते हो, वो पोर्टल में गवर्नमेंट ने कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऐसे दो लेजर्स दिए। तो लेजर में क्या होता है कि वो जैसा आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए, और आपने जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद उसको लॉग इन किया। अब आपको जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी वो गवर्नमेंट को भरना है। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपके बैंक अकाउंट से, आपके जो भी बैंक अकाउंट होगा, वो बैंक अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, और वहां से फिर आपके आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट करना, सिंपल एज दैट। तो वहां पे पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद आपको ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालना है, और वहां से फिर आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। तो इट कैन बी बाय एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब मोड से आप पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल। तो देखो, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49, तो सब 49(1) में दिया है, देखेंगे उसको। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मीन्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49। एक क्रेडिट लेजर मतलब क्या? कि अब वो मोबाइल वाले ने कोई गुड्स परचेस किए होंगे, इनपुट या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स परचेस किए होंगे, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लग के आया, उसका वो क्रेडिट लेने वाला है। ऑफकोर्स देख चुके, क्रेडिट लेने वाला है। तो वो क्रेडिट को ट्रांसफर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, राइट। तो जो आपको कैश भरना है वो कैश लेजर में जाएगा, और जो आपको क्रेडिट आपको ऑलरेडी परचेस पे मिल चुका है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाए। आउटपुट टैक्स अब भी बताया आपको, जो गुड्स आप सेल करोगे, सप्लाई करोगे, सर्विसेज का सप्लाई करोगे, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा, जो आपने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को जो भरना है, उसे आउटपुट टैक्स बोलते। देखो, इन रिलेशन टू द टैक्सेबल पर्सन, एग्जाम्पल मोबाइल वाला पर्सन, a taxable tax chargeable under this act on tax payable on supply of goods or services or both made by him or his agent, but excludes the tax payable by him on reverse charge basis। तो मान के चलो वो मोबाइल वाले को कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में भरना है ना। रिवर्स चार्ज में मतलब
बीइंग ही इज अ रेसिपिएंट, है ना, वो रेसिपिएंट है। जैसे मान के चलो मैं मोबाइल बेचता हूं, ओके, तो मैंने आपको मोबाइल बेचा, तो वो आपसे जीएसटी कलेक्ट किया, वो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी, आउटपुट टैक्स हो गया मेरा, कि मैंने आपको 50,000 रुपए पे 10,000 रुपए का जीएसटी चार्ज करके दिया, तो दैट इज माई आउटपुट टैक्स। ओके, अब मैं कोई गुड्स या सर्विसेज लिया जिसके ऊपर टैक्स मुझे ही भरना है, रिवर्स चार्ज भरना है ना, मुझे टैक्स भरना है रिवर्स चार्ज में, तो वो आउटपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। वो रिवर्स चार्ज जो मुझे भरना है, अब वो तो मुझे ही भरना है क्योंकि आरसीएम उसके ऊपर अप्लीकेबल है, बट वो आउटपुट टैक्स में काउंट नहीं होगा। वो आपको नॉर्मल, क्योंकि वो आउटपुट टैक्स सामने वाले का है, लॉजिकली सामने वाले का है, बट आप भर रहे हो, इसलिए उसको आउटपुट टैक्स में कंप्यूट नहीं कर। देन पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। तो ऐसे कौन कौन से अमाउंट है देखो, बहुत सिंपल चैप्टर है। टाइप्स ऑफ पेमेंट्स टू बी मेड अंडर जीएसटी रिजिम, कौन कौन से पेमेंट करना है। तो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो आपको मालूम है सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, राइट। टैक्सेस टू बी पेड, सीजीएसटी गोइंग इनटू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी भरना है, आईजीएसटी विच विल हैव कंपोनेंट ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर हमने देखा कुछ लोगों को टीडीएस काटना पड़ता है ना, अगर उनका वैल्यू, स्पेसिफाइड लोगों को टीडीएस काटना है अगर बिल का वैल्यू 2,50,000 के ऊपर चलेगा। इन एडिशन सर्टन कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, सबको नहीं काटना है, सर्टन कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन required to pay to the government an account pay to a government an account of tax deducted at source and tax collected at source। और उसके अलावा जहां जहां इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, पेनल्टी, फी और अदर पेमेंट विल आल्सो हैव रिक्वायर्ड टू बी, उसको भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने लेट पेमेंट किया टैक्सेस का तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप रिटर्न लेट भर रहे हो तो आपके ऊपर लेट फी लगेगी, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लगेगी, ये सब टैक्सेस भी आपको अकॉर्डिंगली पे करना। ओके, देन हु इज लायबल टू पे द जीएसटी, किस किस को जीएसटी पे करना लायबल है देखो। अ सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे, क्योंकि वो कलेक्ट करता है टैक्स। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज लाइक रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है, इंपोर्ट्स और अदर नोटिफाइड सप्लाई, है ना, मतलब आरसीएम। टैक्स लाइबिलिटी कास्ट ऑन द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट पे लाइबिलिटी आ जाएगी। सब देख चुके, फटाफट बस एक बार गो थ्रू, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। चैप्टर है तो आपको उसका बेसिक बताना जरूरी है, वैसे चीजें कई बार अपन देख के आ चुके। फर्दर इन केस ऑफ सम नोटिफाइड सर्विसेज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, liability to pay GST may be on e-commerce operator through which such services are supplied। तो कभी कभी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी जीएसटी भरने की लाइबिलिटी, ये भी देख चुके अपन। ऑल्सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेकिंग द पेमेंट्स टू द वेंडर 2.5 लाख के ऊपर चले गया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टीडीएस काट के भरना पड़ता है। और टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑफ द नेट वैल्यू, है ना, देखा था या आगे अपन एक टीडीएस टीसीएस चैप्टर देखेंगे। नेट वैल्यू बहुत डिटेल में दिया है। नेट वैल्यू मतलब क्या, कि मैंने अमेजोन के थ्रू मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैंने उनको 3 लाख रुपए के गुड्स दिए और उन्होंने कस्टमर को बेचे 3 लाख रुपए। अब सामने वाले ने 50,000 रुपीज के गुड्स वापस कर दिया या 40,000 के गुड्स उसने वापस कर दिया, तो 3 लाख में से 40,000 तो वापस हो गया, मतलब 260 बचा। तो टीसीएस कितने पे कलेक्ट कर रहा है, 2,60,000। दिस इज कॉल्ड एज नेट। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी अपन जब टीसीएस में जाएंगे और डिटेल में देखेंगे। तो सप्लाई माइनस सप्लाई रिटर्न, रिटर्न जो होगा उसके ऊपर भी टीसीएस आएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट बाय अ पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग और यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम मतलब आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब मोड से पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी। सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall be credited to the electronic cash ledger to a person to be maintained in such a manner as may be prescribed। मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला कि आपके बैंक अकाउंट से पहले आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर,
आरटीजीएस, एनईएफटी, इसके थ्रू आपको पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर वहां से आपकी जो भी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be credited to first electronic credit ledger in accordance with section 41 and rules made thereunder। मतलब ये as may be prescribed, मतलब ये सब रूल्स में अपन देखेंगे आगे, राइट। तो कुछ कुछ रूल्स आपको एप्लीकेबल है, कुछ नहीं है, तो देखेंगे अपन उसको। तो ये जो भी आपके परचेस की बिल है जिसके ऊपर आपको जीएसटी लग के आया है, राइट, जिसके ऊपर जीएसटी लग के आया है, वो जीएसटी का पेमेंट जो है आपने सामने वाले पार्टी को किया होगा तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। वो क्रेडिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, है ना। तो देखो वहां पे अपन ने देखा था स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब जो 49(1) में दिया है और क्रेडिट लेजर मतलब 49(2) में दिया है। तो ये 49(1), 49(2). तो कैश लेजर में आपको पहले पैसा ट्रांसफर करना है आपके बैंक से, फिर आपकी लाइबिलिटी मीट करना है। वैसे ही क्रेडिट लेजर में आपका जो भी क्रेडिट होगा ट्रांसफर करना है और पे करना। ओके, देन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इसका यूज कैसे होता है देखो। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज फॉर, किसके लिए यूज होगा, ऑफकोर्स पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सब भरने के लिए। किसके लिए यूज होगा देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, फॉर मेकिंग द पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेएबल under the provision of the act in such a manner and subject to the condition and within such a time as may be prescribed। तो कितने टाइम में करना है, क्या कैसे करना है, वो सब रूल्स में दिया हुआ है। तो यहां पे बस इतना बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप जो बैंक से पैसा ट्रांसफर करोगे आपके बैंक से, उसका पेमेंट आपको टैक्स के लिए, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, इन सब के लिए करना। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, the amount available in electronic credit ledger may be used for again payment of output tax under this act or IGST act in such a manner and subject to the conditions। मतलब क्या, जैसे देख आपने कोई गुड्स बेचे, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई, लेट्स से जैसे मैंने बोला 10,000 रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब मान के चलो 5,000 फॉर सीजीएसटी एंड 5,000 फॉर एसजीएसटी। अब आपके पास क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे, लेस आईटीसी, इलेक्ट्रॉन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, है ना, ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। मान के चलो ये है 2,000 रुपए का, राइट। तो अब बचा हुआ पेमेंट मतलब 3,000 रुपए का पेमेंट आपको कहां से करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये बचा हुआ पेमेंट आपको कर देना, सिंपल। तो क्रेडिट को सेट ऑफ करो और फिर बचा हुआ पेमेंट आप कैश लेजर से करवा। सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट, ये बहुत डिटेल में चैप्टर 1 और आईटीसी में डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में कर लिया। तो अगर आपको याद नहीं है तो वहां पे जाके देखो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट भी देखा है और सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दोनों देखा। Then balance in ledger, balance in ledger, the balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger after the payment of tax, interest, fee, penalty or any other amount payable under this act or rules made thereunder may be refunded in accordance with the provision of 54। तो ये करने के बाद मान के चलो कि आपका ये 3,000 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको पे कर, ओके। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी 10,000 रुपए पड़े हुए, 10,000 रुपीज आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, 10,000, जिसमें से ये 3,000 रुपए तो चले गए, है ना। तो अभी भी आपके 7,000 रुपीज पड़े हुए, 7,000 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े हुए, अभी भी पड़े हुए। तो ये 7,000 जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अभी भी पड़े हुए हैं, ये इधर आपको रिफंड, मतलब यहां तो लिखा है रिफंड किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगले मंथ के रिटर्न के साथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आपको रिफंड चाहिए बचा हुआ अमाउंट तो आप रिफंड भी ले सकते। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रुपीज 15,000 का है,
SGST CGST रेट है 9% ईच। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स मतलब ये ITC की बात कर रहा है, वैल्यू है 10,000 की और उसके ऊपर 99% का GST, ये ध्यान रखना, क्रेडिट नहीं, वैल्यू। तो पहले निकला आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 15,000 पे 9%, 15,000 इंटू 9%, है ना, और ये भी 15,000 इंटू 9%। तो ये हो गई आपकी लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, बराबर, क्योंकि इतने का सेल किया आपने, सप्लाई किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट में 10,000 का गुड्स परचेस किया इंटू 9%, 10,000 इंटू 9%, तो 900 रुपए का क्रेडिट, तो बाकी बचा हुआ कैश लेजर से पे करना, इतना कैश लेजर पे। अगर इससे ज्यादा बैलेंस कैश लेजर में तो यू कैन क्लेम द रिफंड, और जैसे कि मैंने बोला उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते। सिंपल। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सप्लाई पे और फिर उसमें से ITC माइनस, कई बार अपन देख चुके। फिर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ऑल द लायबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन shall be recorded and maintained in electronic liability registered in the manner as may be prescribed। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है, जो भी गुड्स आपने सप्लाई किया, सर्विसेज को आपने सप्लाई किया, वो सब लाइबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में आपकी आ जाए। देन अदर प्रोविजंस 49 में क्या क्या है अदर प्रोविजंस, देखो सिंपल, एवरी टैक्सेबल पर्सन शॉल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, नेमली, पहले क्या क्या आप कैसे ऑर्डर में उसको खत्म करेंगे, तो पहले पुराने पीरियड का, प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई सेल्फ असेस टैक्स बचा हुआ है आपका, या अदर ड्यूज टू द रिटर्न, मतलब पुराने पीरियड्स के कोई टैक्सेस आपको भरना है, सेल्फ असेस टैक्स है आपका या अदर ड्यूज है, वो सब भर दो पहले। फिर करंट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न, ये भर दो करंट पीरियड का, पहले पुराने पीरियड का क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप पुराने पीरियड का क्लियर नहीं करोगे तो करंट पीरियड का आपका रिटर्न नहीं जाता है। मतलब क्या, देखो कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया जुलाई मंथ में, मान के चलो, और आपने क्या किया, जुलाई और अगस्त का रिटर्न ही नहीं भरा, और अभी करंट मंथ चल रहा है सितंबर, करंट मंथ सितंबर चल रहा है, जुलाई अगस्त का रिटर्न नहीं गया आपका, तो आप जब तक जुलाई और अगस्त का रिटर्न नहीं भरोगे तब तक आपका सितंबर का रिटर्न नहीं जाता। ये बड़ा अजीब काम करके रखा है गवर्नमेंट। तो आप सोचेंगे कि देखो यार, वो जुलाई अगस्त का मैं नहीं भरा, मैं पहले लाइबिलिटी किसकी भर देता हूँ, सितंबर, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले पुराने रिटर्न भरना ही पड़ेगा। जब आप पुराने रिटर्न भरोगे तो ही पोर्टल आपको सितंबर मंथ के लिए अलाउ करता है कि हाँ यू कैन फाइल, मतलब वो ऑटो सिस्टम है उनका कि सितंबर मंथ का रिटर्न तभी खुलेगा जब आप जुलाई और अगस्त का रिटर्न भर दो, तभी सितंबर मंथ का। तो पहले प्रीवियस पीरियड का टैक्स, फिर करंट पीरियड का टैक्स एंड एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर डिटरमिन अंडर सेक्शन 73 एंड 74, अपन बाद में देखने वाले, बहुत डिटेल में देखने, डिमांड एंड रिकवरी वहां पे देखने वाले, है ना। तो ये डिमांड से गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड आपके ऊपर निकाली, रिकवरी निकाली, तो ये सेक्शन में पे कर। देन पासिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू द रेसिपिएंट, तो वो ये जो सप्लायर ने टैक्स पे किया, जैसे आपने मुझे टैक्स दिया, राइट, तो वो टैक्स का आप क्या ले सकते हो, क्रेडिट, प्रोवाइडेड यू आर डीलर। अगर आप एंड यूजर हो तो क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन मैंने आपको मोबाइल्स बेचे, आपकी रिटेल शॉप या आप फर्दर बेचने वाले हो, तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। तो आपने मुझे जो टैक्स पे किया उसका आप क्रेडिट लेंगे, वही है पासिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एवरी पर्सन who had paid the tax on goods or services or both under this act shall, unless contrary is proved by him, is deemed to have been passed full incidence of such a tax to the recipient of goods or services. Simple. और फिर एक्सप्लेनेशन दिया, देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट द गवर्नमेंट इन अथोराइज्ड बैंक शॉल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जिस दिन आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल दोगे, ऐसा माना जाएगा कि गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। टैक्स ड्यूज मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड, टैक्स ड्यूज मीन टैक्स पेबल, जो ओरिजिनल टैक्स, इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, है ना। टैक्स ड्यूज डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी। और अदर ड्यूज में इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगा, फीस आएगा, ये सब चीजें अदर ड्यूज में आएगी। टैक्स में सिर्फ और सिर्फ जो GST है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स है, वही आएगा। ओके